बिजनेस स्टडी से संबंधित बिजनेस स्टडी का फंक्शन कंट्रोलिंग से है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ध्यान दें, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में हम 5 फंक्शन बताए: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कम्युनिकेशन और कंट्रोलिंग। पहला कार्य प्लानिंग। प्लानिंग में तय किया जाता है कि संस्था का कार्य कैसे किया जाएगा, किस कार्य पर कौन से कर्मचारी को नियुक्त किए जाएंगे, कितने दिन तक कितना हमें गोल प्राप्त कर लेना है, लक्ष्य प्राप्त कर लेना है। ये सारा कुछ नियोजन में हम तय करते हैं। कंट्रोलिंग नियोजन से ही संबंधित है, अर्थात बनाए गए योजना के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, यह देखने के लिए हम जिस प्रोसेस का प्रयोग करते हैं वही हमारा कंट्रोलिंग है। कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन है। कंट्रोलिंग पर ही डिपेंड करता है कि हमारे द्वारा तय किया गया प्लानिंग सक्सेस होगा या नहीं होगा। हमारे द्वारा तय किया गया प्लानिंग सक्सेस होगा या नहीं होगा, ये तय करेगा कंट्रोलिंग पर। अगर कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो हम अपने गोल को प्राप्त नहीं कर पाएंगे और हम लक्ष्य से भटक जाएंगे। इसमें अलग अलग राइटर्स अलग अलग परिभाषा दिए हैं। इसमें फिलिप कॉटलर नाम के एक राइटर हैं, जिन्होंने बताए हैं कि नियंत्रण वास्तविक परिणाम तथा इच्छित परिणाम दोनों को निकट लाने के लिए कदम उठाए जाने की प्रक्रिया है। वास्तविक परिणाम मतलब हमने तय किया कि एक फाइनेंसिंग ईयर में हमें सपोज करो 1 करोड़ टर्नओवर दिखाना है। एक फाइनेंसिंग ईयर में 1 करोड़ टर्नओवर दिखाना है। अब 3 महीना जब बीत गया तो हम कंपेयर करते हैं कि साल में 4 क्वार्टर होता है। फर्स्ट क्वार्टर बीता तो 1 करोड़ का चौथा भाग हमें प्राप्त कर लेना चाहिए था, लेकिन हमने अभी तक चौथा भाग प्राप्त नहीं किया, उससे कम है। तो नियंत्रण ये देखता है कि नियोजित तरीके से जो हमारा योजना तैयार किया गया था उस योजना के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं, अर्थात इच्छित परिणाम क्या था? हमारा इच्छा था कि 1 करोड़ का 1/4 भाग 3 महीना पूरा होने पर हम पा लें, ये हमारा इच्छा था। तो इच्छित परिणाम और वास्तविक परिणाम क्या है? सपोज करो 1 करोड़ का 1/4 25 लाख होना है, लेकिन अभी हम 20 लाख के टारगेट पर हैं। एक्चुअल हमारा 20 लाख ही है, तो हम पीछे हैं, इच्छित से हम पीछे हैं। तो कंट्रोलिंग डिजायर प्लानिंग एंड एक्चुअल प्लानिंग को क्लोज करने का काम करता है, यही कंट्रोलिंग है। डिजायर प्लानिंग, इच्छित प्लानिंग हमारा था कि हम 25 लाख का टर्नओवर 3 महीना में प्राप्त करें, लेकिन एक्चुअल में हमारा अभी क्या है? हम 20 लाख ही प्राप्त कर रहे हैं। तो कंट्रोलिंग के माध्यम से हम चाहेंगे कि अब हम अपने कर्मचारी को इस तरह से सजेस्ट करें कि भाई इस क्वार्टरली में आप 5 लाख जो पीछे हैं, अगले क्वार्टरली में इस 5 लाख को भी हमें प्राप्त करना होगा, यही कंट्रोलिंग है। तो आप लोग वीडियो में से सुन के लिखेंगे, हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। किसी निश्चित लक्ष्य या लक्ष्य के समूह की ओर निर्देशित क्रियाओं में संतुलन बनाए रखना, निर्देशित क्रियाओं में संतुलन बनाए रखना नियंत्रण है, या इच्छित परिणाम और वास्तविक परिणाम को क्लोज करने का कार्य नियंत्रण है। कंट्रोलिंग इज द मेंटेनिंग ऑफ ए बैलेंस इन एक्टिविटीज डायरेक्ट टुवर्ड ए गोल और
ए सेट गोल। दूसरे राइटर बताए हैं कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ए स्टेप टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट एंड डिजायर्ड रिजल्ट क्लोज टुगेदर। डिजायर्ड रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट को एक दूसरे के क्लोज लाने का कार्य कंट्रोलिंग करता है। अब कंट्रोलिंग के बाद हम आते हैं ये मैनेजमेंट में 3 लेवल हम पढ़े हैं, टॉप लेवल, लोअर लेवल और मिडिल लेवल। ये कंट्रोलिंग तीनों लेवल पे जरूरी है। कंट्रोलिंग तीनों लेवल पे जरूरी है। यह कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यह एक सतत प्रक्रिया है। ये सब इसका कैरेक्टर है। अगला डिफिनीशन के बाद हम आएंगे कंट्रोलिंग के कैरेक्टर, नियंत्रण के विशेषता को बताइए। तो कंट्रोलिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, नियंत्रण एक सतत प्रक्रिया है। दूसरा, ये नेसेसरी वर्क है मैनेजमेंट का। कंट्रोलिंग इज ए नेसेसरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यह प्रबंध का आवश्यक कार्य है। डायनेमिक फंक्शन है, प्रावेगिक कार्य है। अगला, इट इज ए रिलेटेड टू फ्यूचर, यह भविष्य से संबंधित है। भविष्य क्या है? साल के अंत में हमें देखना, हम 1 करोड़ पाना है, लेकिन अभी 3 महीना बाद हम देख रहे हैं कि अभी हम 20 लाख प्राप्त किए। तो हम 31 मार्च के डेट का आकलन अभी कर रहे हैं, कब? जून में। डायनेमिक मतलब हाँ, डायनेमिक। अगला, ये पॉजिटिव वर्क है, निगेटिव वर्क नहीं। मन में ये नहीं होना चाहिए भाई ये काम कैसे होगा, इतना हम कैसे पा सकते हैं। पॉजिटिवली, हाँ, पॉजिटिवली काम करना है। उसके बाद गोल ओरिएंटेड वर्क है। हमने जो लक्ष्य तय किया है उसी के अनुसार हमको कार्य करना है। गोल को अगर हम भुला दें, अपने लक्ष्य को भुला दें, जैसे अभी आप लोग स्टूडेंट हैं, आपका पहला एम होना चाहिए ना कि हमको फर्स्ट करना है। किसी का एम होगा कि हमको सेकंड करना है। पहला गोल सबका होगा कि हमें फर्स्ट क्लास प्राप्त करना है। फिर उसमें गोल होगा कि फर्स्ट क्लास में परसेंटेज कितना अचीव करना है। कोई भी स्टूडेंट बोलेगा कि हम सेकंड क्लास करने के लिए पढ़ते हैं। तो गोल ओरिएंटेड फंक्शन है। ये कैरेक्टर ऑफ कंट्रोलिंग, पहला कंटिन्यूअस प्रोसेस, सतत प्रक्रिया है। ये ऑल लेवल मैनेजमेंट के लिए कंपलसरी है, सभी स्तर पर आवश्यक है। ये डायनेमिक प्रोसेस है, ठीक है। यह मैनेजमेंट का एक कंपलसरी वर्क है, ठीक है। गोल ओरिएंटेड वर्क है, पॉजिटिव वर्क है, सकारात्मक कार्य है। इसमें आगे चल के हम बताएंगे कि बजटरी कंट्रोल, बजट का नियंत्रण कैसे होता है। फिर इसमें टॉपिक आता है ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, इसी चैप्टर में आता है। और ये टॉपिक इंटरप्रेन्योरशिप में भी है। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन क्या होता है कि हम अपने उत्पाद को कम से कम उस मूल्य पर जरूर बेच दें जिस मूल्य पर बेचने से न तो हमें प्रॉफिट हो न तो हमें लॉस हो, अर्थात हमारा कॉस्ट ऊपर हो जाए। इसीलिए इस ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस को जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस एनालिसिस भी कहते हैं। जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस कब होगा? जब हमें जो लागत पड़ गया है किसी भी प्रोडक्ट का, वो लागत अगर हमको मिल जाए तो लागत मिलना मतलब क्या? नो प्रॉफिट नो लॉस। और यही वह किसी भी प्रोडक्ट का वह सेल प्राइस जिस मूल्य पर वस्तु को बेचने से न तो प्रॉफिट हो न तो लॉस हो, वैसे मूल्य को ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस करते हैं, ठीक है। इस सब के बारे में थोड़ा थोड़ा हम आगे क्लास में करेंगे। अभी आज आप लोग 2 क्वेश्चन कंपलसरी रूप से लिख लेंगे। पहला, डिफाइन कंट्रोलिंग, मैनेजमेंट को नियंत्रण को परिभाषित करें। डिफाइन कंट्रोलिंग, नियंत्रण को परिभाषित करें। और दूसरा, डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ कंट्रोलिंग। डिफाइन कंट्रोलिंग, मैनेजमेंट को परिभाषित करें। और दूसरा, डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ कंट्रोलिंग, डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ कंट्रोलिंग। और तीसरा, डिफाइन ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। डिफाइन ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। शुभम।
डिफाइन ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, सम विच्छेद बिंदु विश्लेषण को परिभाषित करें। और ये क्वेश्चन जिस किसी भी स्टूडेंट का ईपीएस होगा, ईपीएस में भी होता है, सम विच्छेद बिंदु विश्लेषण को परिभाषित करें। पीछे जो हम कंट्रोलिंग चैप्टर में क्लास किए वो कंट्रोलिंग का डेफिनेशन, कैरेक्टर ऑफ कंट्रोलिंग और ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में बताए। ऑफेक्टेबल कंट्रोलिंग, ऑफेक्टेबल कंट्रोलिंग का कैरेक्टर या एलिमेंट ऑफ कैरेक्टर, एलिमेंट ऑफ कैरेक्टर प्रभावपूर्ण नियंत्रण या नियंत्रण के तत्व। प्रभावपूर्ण, ध्यान दें, सिंपल से लें, हमको याद करने में सहायता हो। कोई भी व्यक्ति आपको कैसे प्रभावित कर सकता है, या किसी भी टीचर का क्लास आप लाइक करें, ये कब उत्पन्न हो सिचुएशन कि आप उसके क्लास को लाइक करें, कि उसका क्लास आपको अच्छा लगे, उसका भाषा आपको समझ में आए, वो टीचर थोड़ा मिलनसार हो, है ना, तब ये ना उसका क्लास अच्छा लगेगा। उसमें समझाने का क्षमता थोड़ा और टीचर से अलग रहता है ना। एक किसी भी संस्था में अगर 5 टीचर हैं, किसी भी कॉलेज में 10 टीचर हैं, तो 10 टीचर का क्लास सभी बच्चा लाइक नहीं करता है ना। कुछ टीचर का क्लास छोड़ना नहीं चाहता है, तो कुछ टीचर का क्लास करना नहीं चाहता है, ऐसा स्थिति हो जाता है। ये हम लोग बचपन से ही देखते हैं। क्या रीजन है? यही कि वो टीचर अच्छा से पढ़ाते हैं, एक्सप्लेन अच्छा करते हैं, स्टूडेंट के साथ व्यवहार अच्छा रखते हैं, है ना। यही चीज कंट्रोलिंग अफेक्टेबल हो उसमें भी डिपेंड करता है। जो यहाँ लिखाए हैं, सिंप्लिसिटी, सुटेबिलिटी, इकोनॉमिकली फ्लेक्सिबल, फॉरवर्ड ओरिएंटेड, है ना। तो एलिमेंट में दिया गया है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव एंड गोल। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव एंड गोल, उद्देश्य एवं लक्ष्य की स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए। अर्थात हम क्या करने वाले हैं ये समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ही सिर्फ समझे, बाकी नहीं समझे। हमारा काम क्या हो, कैसे हो, ये स्पष्ट होना चाहिए। सिंप्लिसिटी, सरल रूप में होना चाहिए। अगला है उपयुक्तता, यानी जिस पद्धति से हमें काम करना है वो पद्धति मौजूद हो। जैसे अभी 5G का समय है, 5G नेट काम करता है, और 5G के से काम करने का हम लक्ष्य निर्धारित किए और हमारे यहाँ 5G आ ही नहीं रहा है, तो क्या होगा? हमारा तो नेट प्रोसेस अधूरा रह जाएगा। नेट काम ही नहीं करेगा तो काम ही नहीं चलेगा, है ना। तो उसके बाद मितव्ययिता, जो भी हम करने वाले हैं उसको वो सबके लिए लोकप्रिय हो, इकोनॉमिटी सब में हो। उसमें फ्लेक्सिबल, परिवर्तन भी किया जा सके, उसमें हम जरूरत पड़ने पर उसको फ्लेक्सिबल मतलब रबर की तरह बढ़ना और घटना। उसके बाद फॉरवर्ड ओरिएंटेड, भविष्य को ध्यान में रखकर उसमें भविष्यमुखी, भविष्य की ओर वो ले जाए, हमें बीते हुए समय की ओर नहीं ले जाए। ये हमारा इफेक्टेबल है कैरेक्टर कंट्रोलिंग का, जिसे हम एलिमेंट ऑफ कंट्रोलिंग भी कहते हैं। अगला टॉपिक है बजट। ध्यान दें, जब फरवरी आता है, ध्यान देंगे, तो संसद के अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा, जैसे रेल मंत्री अपना अलग बजट देते हैं, वित्त मंत्री अपना अलग बजट देते हैं, है ना। तो ये क्या है? बजट आने वाले एक फिनेंसिंग ईयर में किस काम को कैसे किया जाएगा, उसमें कितना वृद्धि किया जाएगा, उसके पीछे कितना खर्च किया जाएगा और वो खर्च कहां से आएगा, इस बात को जो हम निर्धारित करते हैं, यही हमारा बजट है। बजट आने वाले फिनेंसिंग ईयर के लिए हमें कौन कौन से काम किस क्षेत्र में करना है, सबसे पहले ये तय करते हैं। फिर तय करते हैं कि उस काम के पीछे कितना खर्चा करना है, और फिर तय करते हैं कि ये खर्चा किस किस स्रोत से प्राप्त किए जा सकते हैं। यही हमारा बजट है, ठीक है। तो कार्य करने से पहले
कार्य का प्रारूप तैयार करना और उस प्रारूप को कैसे पूरा किया जाए उसे भी स्पष्ट करना बजट के दायरे में आता है। उसी से संबंधित है बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल मतलब हम काम कैसे करेंगे या पिछले ईयर में जो हमने तय किया था उसमें से कितना काम हो गया, इस सब के बारे में नॉलेज प्राप्त करना बजटरी कंट्रोल कहलाता है। बजट दो तरह के होते हैं जो यहां पे हम लिखवाए हैं टाइप्स ऑफ बजट में, गलत लिख दिया। बजट दो तरह के हैं, एक डिपार्टमेंटल बजट और दूसरा मास्टर बजट। डिपार्टमेंटल बजट जो हम बताए कि अलग अलग मंत्रालय, जैसे रेल मंत्री अपना अलग बजट देते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर अपना अलग बजट देते हैं, है ना। ये हो गया डिपार्टमेंटल बजट। अब मास्टर बजट ये पीएम के द्वारा एक अपना अलग घोषणा होता है कि हमें पूरे देश में किस क्षेत्र में क्या करना है ना। तो पीएम जो दिए घोषणा वो हो गया मास्टर बजट, और रेल मंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जो दिया गया वो हो गया डिपार्टमेंटल बजट, है ना। तो मास्टर बजट जिसके दायरे में सबको काम करना है, और डिपार्टमेंटल बजट जो उस डिपार्ट का जो हेड है वो अपना वो देख रेख करेगा, उसका काम वो अपना देखेगा। तो डिपार्टमेंटल बजट को प्रोडक्शन बजट, कैश बजट, एक्सपेंडिचर बजट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट के रूप में डिवाइड किया गया है। प्रोडक्शन बजट, उत्पादन बजट, कैश बजट, रोकर बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, पूंजीगत व्यय बजट और रिसर्च बजट के रूप में डिवाइड किया गया है। जबकि मास्टर बजट सिंगल पीस है, इसमें कोई डिवाइड नहीं है, चूंकि ये जो सब सर्वोच्च पद पर कायम व्यक्ति होता है उसके द्वारा पास किया जाता है, और जितने भी उसके अधीन कार्यरत कर्मचारी हैं उनको उन्हीं के दायरे में काम करना होता है। ठीक है, बस आपका कंट्रोलिंग चैप्टर खत्म, इसको रोक लो, इसका ऑब्जेक्टिव आप लोग ले लो।